अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं अली भाई और आज हमारे सामने है केंद्रीय बजट 2026-27 का पूरा दस्तावेज। मिशन बिल्कुल साफ है, इसमें से हर जरूरी जानकारी को बाहर निकालना है ताकि स्टडी नोट्स एकदम शानदार बने। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल, इस बजट का जो मुख्य विषय है विकसित और आत्मनिर्भर भारत, वो सिर्फ एक नारा नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि आने वाले सालों के लिए देश का एक रोड मैप लगता है। हम हर पहलू को जोड़कर देखेंगे कि असल कहानी क्या बन रही है। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं सबसे बड़े आंकड़ों से। दस्तावेज के मुताबिक हमारी अर्थव्यवस्था का आकार अब 3,357 लाख करोड़ रुपए हो गया है और भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है। सही कहा आपने। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जीडीपी वृद्धि दर 7 से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। आज जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं सुस्ती से जूझ रही हैं, तब ये आंकड़ा एक बहुत मजबूत संकेत है। और साथ ही राजकोषीय घाटे मतलब फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। एक मिनट, ये फिस्कल डेफिसिट वाला फंडा जरा आसान भाषा में समझा दीजिए, नोट्स के लिए जरूरी है। जरूर। इसे घर के बजट की तरह समझिए। अगर आपकी आमदनी 50,000 है और खर्चा 55,000, तो 5,000 आपका घाटा हुआ, जिसके लिए आपको उधार लेना पड़ेगा। सरकार के लिए भी यही हिसाब है। तो ये जो 4.3% का लक्ष्य है, ये दिखाता है कि सरकार आर्थिक अनुशासन बनाए हुए है और इसमें $700 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार एक सुरक्षा कवच की तरह है। बहुत बढ़िया। तो अर्थव्यवस्था की सेहत तो ठीक लग रही है। अब बात करते हैं उस चीज की जो देश को रफ्तार देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क परिवहन में 5 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा हुई है। दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी उसमें बड़े नाम हैं। और ये घोषणाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि भारत में भूमि अधिग्रहण मतलब लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन योजनाओं का भविष्य इसी पर टिका है कि सरकार जमीन से जुड़ी समस्याओं को कितनी तेजी से सुलझा पाती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, सड़कों के अलावा रेलवे में भी काफी कुछ हो रहा है। 7 नए हाई स्पीड हाइब्रिड रेल कॉरिडोर की बात कही गई है। अभी हाइब्रिड का क्या मतलब है यहाँ? ये हाइब्रिड शब्द बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब है कि ये कॉरिडोर पूरी तरह से शून्य से नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि मौजूदा रेलवे ट्रैक के कुछ हिस्सों को ही अपग्रेड करके उन्हें हाई स्पीड ट्रेनों के लायक बनाया जाएगा। अच्छा, इससे 2 बड़े फायदे हैं। लागत कम हो जाती है और काम भी कहीं ज्यादा तेजी से हो सकता है। साथ ही वंदे भारत स्लीपर और अमृत भारत कवच का विस्तार भी है। मतलब सड़क और रेल दोनों पर पूरा जोर है और जलमार्गों को भी नहीं छोड़ा गया है। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं। अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, सड़क, रेल और जलमार्ग, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश है। मकसद ये है कि सामान और लोगों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो सके। सोचिए, एक कंटेनर जो बंदरगाह पर उतरता है वो आसानी से जलमार्ग, फिर ट्रेन और फिर ट्रक से देश के किसी भी कोने तक पहुंच सके। इससे लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी। यहाँ बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है जब हम खनन और ऊर्जा कॉरिडोर को देखते हैं। 3 नए रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और केरला में। ये तो बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव लगता है। मैंने पढ़ा था कि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए सोने की तरह है। इस पर और बताइए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल बात यह है कि आज दुनिया की लगभग 80% रेयर अर्थ सप्लाई एक ही देश चीन कंट्रोल करता है। तो ये कॉरिडोर सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का नारा नहीं है, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्ता का सवाल है। अगर कल को जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो हमारे फोन से लेकर मिसाइल सिस्टम तक सब कुछ रुक सकता है। लेकिन एक सवाल है, क्या हमारे पास इन खनिजों को निकालने और प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी है या हम सिर्फ कच्चा माल निकालकर फिर से दूसरे देशों को बेचेंगे? बहुत अच्छा सवाल है और शायद इसी का जवाब बजट में छिपा है। 4 नए खनन कॉरिडोर और उड़ीसा में एक नई खनिज उत्पादन इकाई की स्थापना इसी तरफ इशारा करती है। सरकार सिर्फ खनन पर नहीं बल्कि वैल्यू एडिशन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि मेड इन इंडिया का मतलब सिर्फ असेंबल्ड इन इंडिया न रह जाए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर क्या हो रहा है। और यहाँ सबसे बड़ा दाव है सेमीकंडक्टर्स पर। ISM 2.0 के लिए 400 करोड़ का आवंटन किया गया है। हाँ, लेकिन इस आंकड़े को सही परिप्रेक्ष्य में देखना जरूरी है।
400 करोड़ सुनने में बहुत लगता है, पर हमें ये समझना होगा कि एक आधुनिक सेमीकंडक्टर फैब मतलब फैक्ट्री बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं। अच्छा। तो ये रकम शायद एक शुरुआती बीज पूंजी यानी सीड कैपिटल की तरह है। सेमीकंडक्टर आज के डिजिटल युग का कह सकते हैं नया तेल है। तो ये सब नई नई टेक्नोलॉजी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं, लेकिन उन सेक्टर्स का क्या जो आज भी लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, जैसे हमारा टेक्सटाइल उद्योग? सरकार उनके लिए क्या सोच रही है? टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 2 प्रमुख योजनाओं का जिक्र है। पहली है राष्ट्रीय फाइबर योजना, जो रेशम, ऊन और जूट जैसे हमारे पारंपरिक फाइबर्स पर फोकस करेगी। और दूसरी है समर्थ 2.0। ये टेक्सटाइल क्षेत्र के विकास के लिए एक नई और ज्यादा व्यापक स्कीम है। और एक मेगा टेक्सटाइल पार्क की भी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है फाइबर टू फैशन की पूरी चेन को एक ही जगह पर स्थापित करना। यानी एक ही पार्क में धागा बनेगा, कपड़ा बुना जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, कपड़े सिले जाएंगे और वहीं से एक्सपोर्ट भी होंगे। वाह, मतलब सब कुछ एक ही जगह पर। जी, इससे लागत घटेगी और भारत दुनिया के बड़े टेक्सटाइल प्लेयर्स के साथ बेहतर मुकाबला कर पाएगा। तो अब तक हमने अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री की बात की, लेकिन इन सब का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? स्वास्थ्य क्षेत्र से शुरू करते हैं। 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब और 3 नए आयुर्वेद एम्स स्थापित करने की बात कही गई है। ये लॉन्ग टर्म योजनाएं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी और तत्काल राहत वाली खबर है वो ये है कि कैंसर, शुगर और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। इससे लाखों परिवारों का खर्चा सीधा सीधा कम हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है। और शिक्षा के क्षेत्र में? उच्च शिक्षा के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना एक गेम चेंजर हो सकती है। ये कदम लड़कियों को, खासकर छोटे शहरों की लड़कियों को, अपने घर से दूर जाकर अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बिल्कुल। और मुंबई में एक नया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भी खुलेगा। पर्यटन पर भी जोर दिया गया है। धौलावीरा जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों का विकास और उत्तर पूर्व में एक बुद्धिस्ट सर्किट। हाँ, और ये बुद्धिस्ट सर्किट सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं है। ये भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी का भी एक हिस्सा है, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध देशों के साथ हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। अब आते हैं कृषि क्षेत्र पर। यहाँ घोषणाएं काफी सीमित लगती हैं। छोटे किसानों के लिए 2000 रुपए की ऋण सुविधा और मत्स्य पालन के लिए 500 नए तालाब, बस। आपका ऑब्जर्वेशन सही है। शायद सरकार का मानना है कि बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का फायदा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि तक पहुंचेगा, या फिर इस बजट का मुख्य फोकस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पर ही था। समाज कल्याण की बात करें तो दिव्यांग सहारा योजना और एआई आधारित कृत्रिम अंगों के लिए क्लस्टर्स बनाने की पहल की गई है। ये दिखाता है कि सोच कितनी आगे की है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है। क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा? सस्ती होने वाली चीजों की लिस्ट में सबसे ऊपर है कैंसर और शुगर की दवाएं। इसके अलावा चमड़े के उत्पाद, मोबाइल फोन और लिथियम बैटरी भी सस्ती होंगी। अच्छा। पर्यावरण के लिहाज से देखें तो ब्लेंडेड सीएनजी और सोलर से जुड़े सामान भी सस्ते होंगे। और हाँ, यूरोपियन डील के चलते विदेशी शराब, बियर भी सस्ती होने की सूची में है। और वो लिस्ट जो जेब पर भारी पड़ सकती है? महंगा होने वाली चीजों में स्क्रैप यानी भंगार, देशी शराब, शेयर बाजार में निवेश और खनिज शामिल है। ऐसा लगता है कि सरकार ने इन पर टैक्स बढ़ाया है। इस बजट से जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये लगातार 9वां बजट है। ये एक रिकॉर्ड है और इतिहास में पहली बार बजट रविवार को पेश किया गया। ये वाकई अनोखा है। सबसे ज्यादा यानी 21 बार बजट सोमवार को पेश हुआ है। इस बार का भाषण लगभग 1 घंटा 25 मिनट चला और टैक्स स्लैब में तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन टैक्स से जुड़े 10 नए प्रावधान जरूर जोड़े गए हैं। चलो अब एक क्विक रिकैप करते हैं ताकि सभी मुख्य बिंदु नोट्स के लिए याद हो जाएं। मैं टॉपिक बोलूंगा, आप उससे जुड़ी सबसे जरूरी बात बताइए। तैयार? हमेशा तैयार। टेक्सटाइल सेक्टर। समर्थ 2.0 स्कीम और मेगा टेक्सटाइल पार्क। सेमीकंडक्टर। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत 400 करोड़ रुपए का आवंटन, एक शुरुआती कदम। दिव्यांगों के लिए सबसे खास दिव्यांग सहारा योजना और एआई पावर्ड कृत्रिम अंगों के लिए क्लस्टर्स। नए रेयर अर्थ कॉरिडोर। 3 ओडिशा, छत्तीसगढ़ और केरल में।
ये एक बड़ा रणनीतिक कदम है। रेशम और जूट जैसे पारंपरिक फाइबर्स के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, बायोफार्मा सेक्टर, 5 साल में 100 करोड़ रुपए का आवंटन नई दवाओं पर रिसर्च के लिए। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि इससे मुख्य तथ्य याद रखने में बहुत आसानी होगी। ये वो पॉइंट्स हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। निश्चित रूप से। तो कुल मिलाकर इस बजट का सार ये है कि मुख्य फोकस भविष्य की नींव रखने पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और स्वास्थ्य, ये सभी तथ्य स्टडी नोट्स के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल, ये बजट शॉर्ट टर्म राहत के बजाय लॉन्ग टर्म विजन के साथ बनाया गया लगता है। इसका असर हमें आज नहीं बल्कि आने वाले 5-10 सालों में दिखाई देगा। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचने से एनालिटिकल स्किल्स और बेहतर होंगी। बजट में आत्मनिर्भर भारत पर बहुत जोर दिया गया है। जरा सोचिए कि सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ कॉरिडोर जैसी योजनाएं अगले दशक में भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में सिर्फ एक भागीदार से एक लीडर बनाने में कैसे मदद कर सकती हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।